पीएम मोदी आज 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर लेंगे अपडेट। अगले हफ्ते से लॉकडाउन में राहत संभव। देश में 67,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 67,152 मरीज कोरोना संक्रमित, 2206 मरीजों की मौत। तो यूपी में कोरोना के 3,467 केस। लखनऊ में दबिश देने गई पुलिस आरोपों का हुई शिकार। आरोपी को पकड़ने पर इलाके के लोगों ने घेरा। पुलिस टीम पर रुपए मांगने के लगे गंभीर आरोप। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय गृह सचिव ने ये चिट्ठी राज्यों के लिए लिखी है और मजदूरों के पलायन को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। मजदूरों के पलायन को लेकर यह लिखा गया है कि मजदूरों को रेलवे ट्रैक, सड़कों पर चलने ना दिया जाए। मजदूरों को रेलवे ट्रैक और सड़कों पर चलने ना देने के निर्देश दिए गए और मजदूरों को शेल्टर होम ले जाने के निर्देश दिए गए। अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, चिट्ठी लिखी गई है, क्या है इस चिट्ठी में? देखिए राजीव, अगर बात करें तो इस प्रकार से मजदूरों का पलायन हो रहा है वो काफी दर्दनाक है और एक के बाद एक कई सारी रिपोर्ट भी निकल के आ रही हैं। अगर अभी बात करें तो केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को ये पत्र लिखकर कहा है कि जितने भी प्रवासी मजदूर जा रहे हैं ये सुनिश्चित किया जाए, ये तमाम राज्य सुनिश्चित करें कि उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए और इसके साथ साथ उनके रहने खाने का भी इंतजाम किया जाए। दूसरा, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है कि कई राज्यों में अगर हम बात करें तो देखने में मिलेगा कि इंटर स्टेट चेंजेस में काफी ज्यादा दिक्कत आई। खासतौर से मैं गाजियाबाद का जिक्र करना चाहूंगा कि दिल्ली में कई सारे ऐसे डॉक्टर कार्यरत हैं जो गाजियाबाद रहते हैं, लेकिन उनको गाजियाबाद से दिल्ली आने में काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने भी खत लिखा था। इसके बाद आज गृह सचिव ने तमाम सारे मुख्य सचिव कहा है कि ऐसे डॉक्टर को आने जाने दिया जाए, किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो डॉक्टरों को, ये भी सुनिश्चित किया जाए और जो तमाम सारे मेडिकल और एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी गाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित की जाए जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बड़ा सवाल ये राज्य सरकारों पर, यह सवाल है राज्य सरकारों से सवाल यह है कि रहने खाने के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं कि शेल्टर होम में रखें, रहने खाने का उनकी व्यवस्था करें। राज्य सरकारें अगर ये व्यवस्था पहले से कर लेती, राज्य सरकारें अगर खाना दे देती उन प्रवासी मजदूरों को, तो शायद वो रुक जाते, उनको पैदल चलना ही नहीं पड़ता। अब सवाल ये कि जो मजदूर जा रहे हैं क्या उन सभी को अब रोका जाएगा? क्योंकि सड़क से जा नहीं सकते, रेलवे ट्रैक के किनारे से जा नहीं सकते, तो फिर जाएंगे कैसे? कोई विकल्प ही नहीं। बड़ी खबर अब लखनऊ से, जहां पर पुलिस के बाराबंकी में घिरने का मामला है। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस के बाराबंकी में घिरने का मामला और एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम का घेराव हुआ था और आरोपी के साथियों ने पैसे मांगने का पुलिस पर आरोप लगाया था। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ राजेश श्रीवास्तव अब मामले की जांच करेंगे। इंदिरा नगर में चोरी हुई थी और चोरी की जांच में गई पुलिस टीम को बाराबंकी में घेरा गया था। पुलिस टीम धर्म और जाति की दुहाई देकर जान बचाकर भागी थी। संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे, बताएंगे कि खबर का किस तरह का असर हुआ है। संतोष, बताएं आप। देखिए, एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी नॉर्थ शालिनी ने पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ है राजेश श्रीवास्तव, उनसे इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या वास्तव में इंदिरा नगर में हुई चोरी की घटना में क्राइम टीम जो बाराबंकी गई थी, वहां पर जो घेरी गई थी, क्या वहां पे उन लोगों ने किसी प्रकार की वसूली की, अभद्रता की या जबरन किसी को गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये पूरे मामले पर रिपोर्ट आने के बाद ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। जी संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एबीपी गंगा ने खबर दिखाई, खबर का असर यह हुआ है कि जांच की जाएगी। मेरठ में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात को लेकर अब बीजेपी नेता भी चिंतित होने लगे हैं और यही वजह है कि बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि मेरठ जिले में कर्फ्यू लगाया जाए ताकि जो कुछ नासमझ लोगों की नासमझी से शहर के हालात बिगड़ रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके। हमारे साथ विनीत शारदा जी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि कर्फ्यू लगाया जाए। कर्फ्यू मैंने कहा ना, जो ना समझ लोग
आज सड़कों पर घूम रहे हैं। उन नासमझ लोगों को सचेत करने के लिए मैं मानता हूँ लॉकडाउन भी एक कर्फ्यू होता है, परंतु कर्फ्यू इसलिए मेरा निवेदन है, कर्फ्यू लग के उन नासमझ लोग घर में बैठ जाएंगे और मेरा मेरठ, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा देश बच जाएगा। हमें अपने मेरठ को, अपने प्रदेश को, अपनी देवतुल्य जनता को बचाना है। इसलिए मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से कि मेरठ में कर्फ्यू लगा दीजिए, और मेरठ में कर्फ्यू लगेगा तो जो नासमझ लोग सड़कों पर घूम रहे हैं वो अपने घरों में बैठेंगे। ये विनीत शारदा जी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर कर्फ्यू लगता है तो इससे हमारा अमन और शांति बरकरार रहेगी और इस वैश्विक महामारी से हम बच सकते हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। इस बीच में गोरखपुर से बहुत बड़ी खबर है। मजदूरों से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। मजदूरों से भरा ट्रक पलटा है गोरखपुर में, बहुत बड़ी खबर है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 7 गंभीर रूप से घायल हैं। हैदराबाद से पैदल चलकर ये मजदूर आ रहे थे। हैदराबाद से रास्ते में ट्रक पर ये सवार हुए थे और ट्रक पलट गया है। सैजनवा थाना इलाके में कसरवल गांव की यह घटना है जहां पर ट्रक पलट गया है। आज एक चिट्ठी भी लिखी गई है, खत लिखा गया है कि राज्य सरकारों से कहा गया है पैदल कोई ना चले, सड़कों पर कोई दिखे ना, रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द कोई दिखे ना। अब इन मजदूरों के सामने समस्या है, खाने के लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, पलायन करने को मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं। अब जान जोखिम में डालकर पैदल चल रहे हैं तो मौत हो रही है, सहारा ले रहे हैं तो मौत हो रही है। ट्रक में बैठे थे, ट्रक पलट गया। कोरोना के खौफ और लॉकडाउन की बंदिशों में भी जो लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सड़कों पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें सफाई कर्मचारियों का नाम सबसे आगे है। ये सफाई कर्मचारी एक तरफ अपने लिए खतरा मोल लेते हुए घरों से बाहर निकलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोजाना 10 से 12 घंटे तक गंदगी साफ करते हैं ताकि हमारे आपके लिए संक्रमण का खतरा कम हो सके। पीएम मोदी ने जब से इन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा की उपाधि दी है, तब से इनके सम्मान का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी चल रहा है। कोरोना के खौफ और लॉकडाउन की बंदिशों में जहां लोग सड़कों पर निकलने में परहेज कर रहे हैं, डर की वजह से खुद को घरों में कैद किए हुए हैं, वहीं तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर हमारे आपके लिए न सिर्फ बाहर निकल रहे हैं बल्कि 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत करके काम भी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक हैं सफाई कर्मचारी जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स करार दिया है। ये सफाई कर्मचारी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, एहतियात बरतते हुए घर से बाहर निकलते हैं और हमारे आप द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ़ करते हैं। आम दिनों में जहां ये 6-7 घंटे काम करते थे, वहीं कोरोना काल में इन्हें 10 से 12 घंटे या कई बार इससे भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इन्हें कोरोना वॉरियर्स बताया है, कोरोना योद्धा करार दिया है, तब से इनके सम्मान का सिलसिला शुरू हुआ है, वो लगातार तेज़ होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित की अगुवाई में जो इलाके के लोग हैं वो दोपहर के वक्त इन सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं। इन्हें फूलों की माला पहनाई गई है, इनकी आरती उतारी जा रही है। जो पत्रकार रतन दीक्षित हैं वो इन सफाई कर्मचारियों की आरती उतार रहे हैं, इनके साहस को सैल्यूट किया जा रहा है। तो आज हम अपने इन खास मेहमानों से बातचीत करते हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि बदले हुए हालात में इनका जो रोल है वो कितना अहम हो गया है और ये क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, और आप बताइए कि जब पहले ड्यूटी करने के लिए आते थे और आज ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं तो कितना कुछ बदलाव हुआ है आप में? पहले से ज़्यादा इस समय मेहनत भी पड़ रही है और टाइम भी ज़्यादा लगा है, और हम लोग घर से भी निकलते हैं तो बड़ा, घर पे जब पहुंचते हैं तो बहुत अपने आप को तकलीफ़ होती है। ये लगता है कि कहीं हमारे बच्चों को ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग निकलते हैं। आप बताइए कि जब बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ लगता है कि क्यों ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि देश संकट में है, लोग परेशान हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या कुछ चलता रहता है? भैया हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं तो हम भी लोग कर रहे हैं उन्हीं के ओर पे। ना हम लोग को सुविधा में सेंटर प्राइज दे रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं अकेले, और ना एक को छुट्टी मिल रही हुई है प्रधानमंत्री जी की वजह से और ये योगी जी की वजह से। फिर भी हम लोग कोरोना में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा,
आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने आप लोगों को कोरोना योद्धा करार दिया है। इतने बड़े तमगा जो है सफाई कर्मचारियों को पहले कभी नहीं मिला। तो जब प्रधानमंत्री जैसा शख्स जो है, मोदी जैसा शख्स कोरोना योद्धा आप लोगों को कहता है तो कितना गर्व महसूस करता है और कैसी ताकत मिलती है? सबके सहानुभूति से भैया, जो हम लोगों ने इस लॉकडाउन के बेस पे जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी में हम लोग जूझ रहे हैं, ये केवल आप लोग ही हैं जो हम लोगों की बात योगी और मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। और हम लोग बस यही कामना करते हैं कि कोरोना जैसी बहुत महामारी बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। सफाई कर्मचारी हैं, इनके पास हौसला है, जज्बा है। किट भले ही ना हो, पीपीई किट ना हो, हथियार भले ही ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, उनका आशीर्वाद, हौसला और जज्बा है जो इनको बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो एबीपी गंगा भी आप सभी की तरफ से ऐसे सफाई योद्धाओं को सैल्यूट करता है, इनके जज्बे को सलाम करता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। हाथरस शहर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। घंटाघर इलाके की सीखनापान गली में संक्रमित मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ। इलाके में रहने वाले एक कैंसर पीड़ित वृद्ध व्यवसायी के परिजनों में से 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें परिवार के 4 बच्चे भी शामिल हैं। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती व्यवसायी के परिवार के 27 लोग क्वारंटीन किए गए थे। इनमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। अगली खबर से पहले खुद के दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आगे की तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि आप दहल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि कमजोर दिल वाले थोड़ा सा संभल जाएं, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं आपको कोरोना काल के कुछ ऐसी तस्वीरें जो गवाह हैं बेलगाम होते दबंगों की दबंगई की। लॉकडाउन में कहीं पर रंजिश निकाली जा रही है तो कहीं पर जमीन के लिए जंग लड़ी जा रही है। कहीं दबंगई, कहीं आशिक की धुनाई। कोरोना काल में महाभारत। कोरोना काल में कानपुर की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लॉकडाउन के बीच कानपुर के पनकी में दबंगों का कहर सामने आया। वीडियो में इतनी गालियां हैं कि आपको सुना नहीं सकते, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं दबंगों की दबंगई। देखिए कैसे कुछ लोगों ने एक शख्स को घेर रखा है, एक के बाद एक उस पर बेरहम वार किए जा रहे हैं। शख्स को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है। कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल भी है। इस बर्बरता का वीडियो बनाने के लिए युवक को बेरहमी से पीटने के बाद दबंगों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। लॉकडाउन के बीच जब सड़कों पर सन्नाटा है, तब कल्याणपुर में दबंगों ने लिया है अपना खूनी बदला। कानपुर जैसा मंजर ही मथुरा से सामने आया। यहाँ भी एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। देखिए कैसे वायरल वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते जा रहे हैं। ये तस्वीरें इतनी बेभत्स हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। मथुरा से मारपीट की इस खौफनाक वारदात ने हिला कर रख दिया। यहाँ पर एक शख्स को कुछ लोगों ने घेर कर लाठी डंडे और हथौड़े से बुरी तरीके से पीटा। मामला मथुरा के थाना बरसाना के नंदगांव का बताया जा रहा है।
साफ दिख रहा है कि कुछ लोग लाठी डंडे और हथौड़े से एक शख्स को बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। कोरोना काल में महाभारत की तीसरी तस्वीर सामने आई है पीलीभीत से। यहाँ छेड़छाड़ का विरोध करना परिजनों को इतना भारी पड़ा कि आरोपियों ने उल्टा उन्हीं को धर दबोचा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे भीड़ की भीड़ कुछ लोगों पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़ी। मामला सुनगढ़ी थाना के ईदगाह काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिजनों पर ही दबंगों ने कहर बरपाया। वहीं पुलिस पर भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। नोएडा में वायरल इस वीडियो में भी सोशल मीडिया में कोहराम मचा रखा है। वजह है सब्जी वालों की ये पिटाई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी सब्जी के ठेले वालों पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखें तो पहले एक शख्स पुलिसकर्मियों को मारने की कोशिश करता है, उसके बाद पुलिस वालों की लाठियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ये वीडियो नोएडा के थाना सेक्टर 20 के हरौला का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बस्ती से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ पर लॉकडाउन के चलते बेटों के ना पहुंचने पर मां ने ही अपने पति की मुखाग्नि दी। मामला बस्ती के हराइया थाना इलाके के कोरई गांव का है, जहां पर संतराम नाम के बुजुर्ग की कल दोपहर तबीयत खराब हुई और उसके बाद जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तभी संतराम की मौत हो गई। चूंकि इनके तीनों बेटे बस्ती से बाहर रहते हैं, जो लॉकडाउन के चलते पिता की मौत पर घर नहीं पहुंच सके, जिसके चलते मां ने ही मुखाग्नि दे दी। इस दौरान उनके परिजन और ग्रामीणों की आंखें नम हो गए, माहौल गमगीन हो गया। गुजरात के विरामगाम अहमदाबाद से 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के एटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां पहुंचे श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट के एवज में 600 रुपए प्रति श्रमिक के हिसाब से वसूल किए गए हैं, जबकि टिकट 500 रुपए का ही दिया गया। ऐसे में सरकार और रेल प्रशासन के उन दावों की पोल खुल जाती है जिसमें प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन से फ्री में लाने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। अहमदाबाद के विरमगाम से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के एटा रेलवे स्टेशन पहुंची। 45 दिन से विरमगाम में फंसे मजदूरों को घर वापसी का मौका तो मिल गया, लेकिन इस सफर के लिए इन्हें कीमत चुकानी पड़ी। सबूत है मजदूरों के हाथ में ये टिकट। 600 रुपये लिए हैं, तो सरकार का दावा है कि वो फ्री में ला रही है आप लोगों को। वो 600 रुपये हम लोग से लिए। कहाँ जाएंगे आप? गाजीपुर। टिकट आपने दिखाया 500 रुपए छपाया, कितने पैसे वसूले गए इसके? 600 रुपये लिया गया मेरे से। 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिया गया? ये मुझे नहीं पता क्यों लिया गया। कुछ ऐसा ही हाल कर्नाटक से रांची पहुंचे मजदूरों का भी है, जिन्हें घर वापसी के लिए ट्रेन तो मिल गई, लेकिन इनसे किराया भी वसूल लिया गया और वो भी ज्यादा। हमारी झारखंड सरकार कह रही है कि कहीं भाड़ा नहीं लग रहा है, और ये तो हमको ऑलरेडी 960 रुपया करके ले रहा है एक व्यक्ति का, और बच्चे का भी कोई डिस्काउंट नहीं किया गया, और जब बिल दे रहे हैं हम लोगों को 820 रुपया का। अब सूरत से प्रयागराज जा रही इस ट्रेन से सफर कर रहे एक और मजदूर की कहानी सुनिए, जिन्होंने ट्रेन का टिकट लिया, लेकिन प्रशासन की तरफ से न खाने का इंतजाम किया गया और न पानी का। 2:30 बजे से लाइन लगाए थे, और लाइन लगाने के बाद लास्ट में सूरत स्टेशन पे
हम 7 बजे गाड़ी में बैठे और 7:30 बजे गाड़ी खुली, लेकिन हमें वहाँ पर भी कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिली, ना पानी मिला और ना ही कोई खाना मिला। सरकारें बार बार दावा कर रही हैं कि मजदूरों से बिना किराया लिए उनकी घर वापसी करवाई जाएगी, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये दावे झूठे ही साबित होते दिख रहे हैं। ऊपर करो, ऊपर करो। कहाँ से आ रहे हो ये? कितने पैसे लिए टिकट के? लॉकडाउन के बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। यहाँ पर लॉकडाउन के चलते प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, जिसकी वजह से अब बरेली से नैनीताल के पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। उत्तराखंड की वादियों का ये नज़ारा देखकर हर कोई काफ़ी खुश है। आपको बताते हैं कि बरेली से नैनीताल की दूरी करीब 135 किलोमीटर है, लेकिन आज से पहले लोगों ने ऐसा कभी नज़ारा देखा नहीं, क्योंकि प्रदूषण की वजह से धुंध की एक परत जमी रहती थी। इस वजह से इस वक्त जो आप तस्वीरों में पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं, ये बरेली से नज़र आ रहा है। अमूमन ऐसी पहाड़ियाँ पहाड़ों के जो नज़दीकी शहर है बस वहीं से दिखते थे, लेकिन बरेली से किसी ने सोचा भी नहीं था कि नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। कोरोना केवल जिंदा लोगों के लिए ही मुश्किल नहीं बन रहा, बल्कि मर चुके लोगों के लिए भी ये परेशानी बन रहा है। दरअसल नोएडा में लॉकडाउन के दौरान जिनकी मौत हुई है, ऐसे करीब 150 लोगों की अस्थियां पवित्र नदियों में विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। हिंदू रीति रिवाजों में मान्यता है कि मरने वालों की अस्थियों को पवित्र नदियों में बहाने से मुक्ति मिलती है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।